आजकल हर दूसरे दिन अखबार में खबर आ रही है कि इस कंपनी ने इतने एम्प्लॉय को निकाल दिया। ये आखिर कंपनियां इतने एम्प्लॉय को निकाल क्यों रही है? और ये जिन व्यक्तियों को निकाल रहे हैं इनकी जिंदगी में तो फर्क आ रहा है। बाकी जो व्यक्ति आम आदमी आपके और मेरे जैसे, क्या उनकी जिंदगी में भी कोई इम्पैक्ट आएगा? ये कहीं मंदी आने के संकेत तो नहीं? कहीं मंदी आने तो नहीं वाली, या मंदी आ चुकी है? और अगर मंदी आएगी, क्या सिर्फ यूएस और यूरोप में आके रह जाएगी या भारत में भी इसका प्रभाव होगा? और अगर भारत में मंदी आने वाली है तो कब आएगी, कैसे आपको इम्पैक्ट करेगी और हम कैसे बचे? ये सवाल अगर आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो ये वीडियो उसका जवाब है। कोई भारी ज्ञान नहीं, आम आदमी के लिए आम भाषा में बिजनेस और फाइनेंस वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट के साथ। तो बिना समय वेस्ट किए करते हैं इंफोटेनमेंट की शुरुआत। तो वीडियो का फ्लो कुछ इस प्रकार रहेगा। किन किन कंपनियों ने कितने एम्प्लॉय को निकाला, पहले उस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे मंदी होती क्या है, फिर ये आती कैसे है, और ये जब आती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है और हम इससे कैसे बचेंगे, हमें क्या सावधानी रखनी है। 2022 एम्प्लॉय फायरिंग का साल रहा। इस समय बहुत सारे एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला गया। एक रिपोर्ट के अनुसार 50 से ज्यादा कंपनियों ने 90,000 से ज्यादा एम्प्लॉय को फायर कर दिया। अभी जो लेटेस्ट डेटा अगर अपन देखेंगे 2023 में, अभी फरवरी में बैठे हैं, सारा डेटा को मिला लें तो 1 लाख से ज्यादा फायरिंग तो सिर्फ टेक एम्प्लॉयज की हुई है। यानी 3300 व्यक्ति प्रतिदिन फायर किए गए हैं। और ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कंपनी ने फायर किया है, सब बड़ी बड़ी कंपनियों ने। सबसे ज्यादा फायर किया अमेजन ने 18,000, उसके बाद आया गूगल 12,000, फेसबुक 11,000, माइक्रोसॉफ्ट 10,000, सेल्सफोर्स, इंटेल, जूम, जिसकी बात करोगे हर दूसरी कंपनी ने फायरिंग की है, जबरदस्त की है, जम के की है। आपको लग रहा है कि सर टेक कंपनी ने किया होगा? सर बैंक्स ने भी की है, जेपी मॉर्गन ने भी की है, क्रेडिट स्विस ने भी की है। बैंकिंग सेक्टर को अगर छोड़ दो तो कार बनाने वाली कंपनियां भी कर रही है, और इंडिया में स्टार्टअप भी बड़ी भारी भरकम मात्रा में कटिंग कर रहे हैं। अब एक सवाल है कि भैया ये इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका कहना है भैया मंदी आने वाली है या मंदी की शुरुआत हो चुकी है, हमको एक्सपेक्टेड है कि अब काम धीरे धीरे कम होगा, तो हमारे पास एम्प्लॉय ज्यादा है, तो हमारे प्रॉफिट को सस्टेन रखने के लिए हम निकालेंगे। अब एक सवाल, आखिर मंदी होती क्या है? बहुत आसान भाषा में समझना। लोगों ने इकोनॉमिक्स पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट कर रखी है, कोई ढंग से समझाए तो इससे आसान चीज नहीं है। इकोनॉमिक्स तेजी, मंदी, महंगाई सब डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पे। अगर भाई साहब बाजार में पैसा है तो डिमांड होगी, और अगर डिमांड है और उसके बराबर सप्लाई है तो सब कुछ मार्केट में ठीक है, सब चंगासी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाएगा तो डिमांड ज्यादा उठ जाएगी और उतनी सप्लाई बढ़ नहीं पाती है, तो उसको कहते हैं महंगाई। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि बाजार में पैसा ही चला जाए, डिमांड ही ना रहे, फिर आती है मंदी। एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये जो तेजी और मंदी या महंगाई और मंदी, ये जोड़े में आती है। यानी अगर नॉर्मल सब कुछ चल रहा है तो जब तक लंबे समय तक चलता रहेगा, लेकिन अगर एक बार तेजी आई या महंगाई आई तो उसके बाद मंदी आएगी ही आएगी, और एक बार मंदी आई तो कितनी भी लंबी चले उसके बाद एक बार महंगाई आएगी ही आएगी। तो अगर अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कि भैया मंदी आ गई है या आने वाली है, तो इसका मतलब भैया पहले तेजी आई थी तगड़ी वाली, तभी ये चीज चालू हुई है। अब ये कैसे हुई, आपको थोड़ा सा 2-3 साल पीछे ले चलता हूँ। अभी पहले अपन समझ रहे कोरोना काल चल रहा है भाई साहब, आप घरों में बैठे हो, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, बाजार में पैसा नहीं निकल रहा, किसी प्रकार की खरीदारी नहीं है, किसी प्रकार की डिमांड नहीं है, तो सरकार ने कहा भैया मंदी आएगी और बहुत भारी भयंकर मंदी आएगी। तो सरकार ने कहा भैया मंदी वंदी अपने को चाहिए नहीं तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठेगा, तो हमारे पास भी टैक्स वैक्स नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करो, बाजार में कैसे भी आर्टिफिशियली इकोनॉमी में पैसा फेंको। तो आपको याद हो तो भारत में तो मोदी जी लेके आए थे 20 लाख करोड़ का बजट। फिर मोदी जी ने कहा था एक काम करो यार, जो तुम्हारा 3 महीने 6 महीने की लोन की किस्तें भी आगे बढ़ा दी थी, जीएसटी के लिए भी तुमको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया था। तो कुल मिला के आपके खर्चे धीरे धीरे उन्होंने कम किए थे और सुविधाओं के माध्यम से अलग अलग पैसा देने का प्रयास किया था। सेम चीज अमेरिका में हुई थी, यूरोप में हुई थी। हर कंट्री अपने लेवल पे यही कर रही थी कि नागरिकों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा दे दी ताकि वो डिमांड करे, आने वाली जो मंदी एक्सपेक्टेड है वो मंदी ना आए। तो कुल मिला के क्या हुआ, मंदी ना आए इस चक्कर में ज्यादा पैसा दे दिया। अब पैसा दे दिया, अब लॉकडाउन खुला, लोग बाजार में आए, पैसा था तो भैया डिमांड बढ़ी। अब डिमांड बढ़ी पर सप्लाई नहीं बढ़ी, क्योंकि भाई सब चाइना में तो लगा हुआ था, फिर भी लॉकडाउन बाद में भी, तो चाइना से बहुत सारा वर्ल्ड, यूएस भी डिपेंडेंट है, यूरोप भी डिपेंडेंट है, हम भी डिपेंडेंट है, तो बहुत सारे माल बन ही नहीं पा रहे थे या लेट बन रहे थे, सप्लाई थी। उधर यूक्रेन वाला वॉर हो गया, तो यूक्रेन रशिया के वॉर में उधर से आना था अनाज, तो भाई साहब इधर वो नहीं आ पा रहा था। सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगी, महंगाई बढ़ गई। सरकार को पता था महंगाई आएगी ही आएगी, और सरकार तैयार थी कि कोई बात नहीं यार, चाहे एक बार महंगाई आ जाए, लेकिन भाई साहब ये वाला कांड नहीं होना चाहिए मंदी वाला। इधर तो डिमांड बढ़ गई
और इधर भाई साहब सप्लाई घट गई। और एक चीज और खतरनाक, वो जो अमेरिका सैंक्शन लगा रहा था रशिया पे, तो रशिया ने यूरोप की गैस और बंद कर दी कि भैया तुम्हें गैस वैस नहीं देंगे। तो उधर भाई साहब अगर जब गैस की कमी हो गई तो हर चीज महंगी हो गई, वहां इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, वहां रहना खाना पीना सब महंगा हो गया। दूसरा, जब ऑयल के प्राइस की कमी हुई तो ऑयल के चक्कर में भाई साहब बाकी सब जगह बाकी चीजों की भी दाम बढ़ गए। तो जैसे तैसे ये महंगाई का दौर आया और ये सरकार को पता चल गया भैया मंदी की संभावना तो नहीं है, तेजी है, बढ़िया है, लेकिन अब क्या है भैया तेजी को भी तो कंट्रोल करना है। तो सरकार के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल होता है, सब सरकारों के हाथ में है। अपन इंडिया सरकार के एग्जांपल से समझते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा, सरकार रेपो रेट बढ़ा दी, रेपो रेट बढ़ा दी। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट सरकार का टूल है जिसके माध्यम से वो बाजार में या तो पैसा डालती है या बाजार से पैसा खींच लेती है। तो जब उसे लगता है कि यार मंदी है तो पैसा डालती है और ताकि बाजार में भाई सब तेजी बने, और जब लगता है ज्यादा ही तेजी आ गई तो पैसा खींच लेती है ताकि वो बैलेंस में आ जाए। तो रेपो रेट का मतलब वो रेट होती है जिस रेट से आरबीआई बैंक को कर्जा देती है, और वही बैंक उसी पे 2-4% अपना जोड़ के वो आप लोगों को कर्जा देती है। ये रेट जब कोरोना का टाइम था 4% थी, यानी आरबीआई 4% पे देती थी बैंक को, बैंक देती थी आपको। फिर बाद में आरबीआई ने कहा कि थोड़ा सा बाजार के पैसे खींचने हैं, तो आरबीआई ने 40 पैसा बढ़ाया, 4.40 किया। फिर उसके बाद 50 पैसे और बढ़ाए, 4.90 किया। 7 महीने पहले एग्जैक्ट एक काम हुआ था, और 7 महीने पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भैया ये रेपो रेट 4 से 4.90 आ गई है, अब ये बढ़ के 6, 6.5 भी जाएगी और ये मंदी आएगी। ये 7 महीने पहले का वीडियो, जाके आप अभी जाके देख के आओ। 7 महीने एग्जैक्ट बात अपन बैठे हैं, और जो रेट 4.90 पे कोहराम मचा था ना बाजार में, परसों 8 तारीख को 25 पैसा बढ़ा के 6.25 से 6.5 की बार कर दिए। तो 2.5% महंगा हो गया है बैंक का आरबीआई से कर्जा लेना। तो बैंक क्या कर रही है, वही 2.5% तुमसे चार्ज कर रही है। तो आप नोटिस करो, आपके होम लोन महंगे हो गए हैं, आपके पर्सनल लोन, आपके व्हीकल लोन सब महंगे हो गए। और अगर आपको लग रहा नहीं सर मेरी किस्त तो उतनी जा रही है, तो भाई साहब आप एक बार बैंक में जाके पूछो, आपका टेन्योर लंबा हो गया। अगर आपने 20 साल के लिए लिया था होम लोन, वो 23 या 24 साल कर दिया होगा इन्होंने, अगर ईएमआई नहीं बढ़ाई होगी तो बस का इम्पैक्ट क्या, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, 20,000 की मेरी तनख्वाह थी, 4,000 की ईएमआई जाती थी, 16,000 से बाकी खर्चे करता था। अब वो 4 की ईएमआई ही मेरी बढ़ के 5 हो गई, तो मैं 1,000 रुपए कम खर्च करूंगा एक आदमी। तो ऐसा कितने आदमियों के साथ हो गया? जितने होम लोन है सब जोड़ लो, कार लोन जोड़ लो, पर्सनल लोन जोड़ लो, बिजनेस लोन जोड़ लो, तो एकदम से इतना पैसा जो कि खर्चे में जाता बाजार में, वो सब बैंकों के पास जाने लग गया। तो बाजार से एकदम पैसे खिंच गए। तो एक आम आदमी के अगर ईएमआई बढ़ा दोगे तो क्या करेगा? फालतू के खर्चे रोक देगा। फालतू के खर्चे रोकने का मतलब डिमांड कम कर दी उसने। अब जब बंदे ने खर्चे रोक दिए तो कंपनियों की सेल कैसे होगी? तो कंपनियों की सेल डाउन, तो कंपनियों का प्रॉफिट डाउन। तो कंपनी बोल रही है यार सेल तो ही नहीं रही, प्रॉफिट डाउन आ गया, तो इतने एम्प्लॉय रख के क्या करूं, 2 हटा। और जब मैं बोल रहा हूँ एक आदमी की सैलरी में अगर 1,000 रुपए का फर्क पड़ जाए तो इकोनॉमी ऐसे हिलती है। आपने कुछ आदमियों की तो सैलरी पूरी उड़ा दी, चाहे तेरी 20,000 थी, कल से नौकरी पे में ताना, तो उसका तो पूरा ही हाल खराब हो गया। तो ये चीजें धीरे धीरे चल रही है। अब बिजनेसमैन क्या कह रहा है? सेल होनी नहीं, प्रॉफिट हो नहीं रहा, और बिजनेसमैन ने भी तो लोन ले रखा था, उसका भी 2.5% बढ़ गया। तो कह रहा है जो मार्जिन था उसमें से ब्याज बढ़ गया, मैं क्या करूं, तनख्वाह नहीं तो वह झक मार के एम्प्लॉय निकाल रहा है, एम्प्लॉय निकाल रहा है तो ये साइकिल वापस काम कर रहा है, और इसे ही आम भाषा में मंदी कहते हैं। अब एक सवाल कि सर क्या भारत में ऐसा होगा? देखो भाई साहब, असली जो कांड हुआ था वो यूएस में हुआ था। मोदी जी ने तो 20 लाख करोड़ बांटे हैं, वो ठीक ठाक गरीबों में बटे। उधर यूएस की अगर बात करोगे तो वहां बहुत अति पैसे बांट दिए, अति डिमांड बढ़ी, उनके तो पिछले 30-40 साल के रिकॉर्ड टूट गए। तो जब उनके महंगाई के रिकॉर्ड टूटे तो उधर मंदी भी स्टीप आने वाली है। यूएस में ढंग से आएगी, उसके बाद यूरोप में आएगी, कारण तो सेम ही है। प्लस वहां भाई साहब हमारे पुतिन भाई साहब ने उनकी गैस बंद कर रखी है, तो इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने के कारण से वहां पे अति वाला हिसाब हो रखा है, तो वहां और तेज आएगी। अब यूएस यूरोप यहाँ पे आ गई। इंडिया में कोई ऐसा फंडामेंटल एरर या कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे बहुत तगड़ी मंदी आनी चाहिए, लेकिन वर्ल्ड इतना कनेक्टेड है कि अगर उधर बुखार आएगा तो आपको जुकाम लगेगी। तो आपके यहाँ पे मंदी आपने मैन्युफैक्चर नहीं की, मैन्युफैक्चर कहीं और से हुई, पर रिजल्ट आप पे आएगा। जैसे एग्जांपल यूएस में अगर मंदी है और इंडिया से जितना भी एक्सपोर्ट होता है यूएस यूरोप में, अब जब वहां मंदी चल रही है, डिमांड ही नहीं है, तो तुम्हारा एक्सपोर्ट रुकेगा नहीं रुकेगा। फिर जो आईटी कंपनियां है, तो आईटी कंपनीज अपनी यूएस और यूके मार्केट को ही तो सर्व करती है। अगर वहीं काम कम हो गया तो भाई साहब फिर वो तो आउटसोर्सिंग भी कम होगी। तो इंडिया में आप देखोगे बहुत सारी आईटी कंपनियों ने क्या किया, या तो एम्प्लॉय नौकरी से निकाल दी, और जिन्होंने नहीं भी निकाले उन्होंने क्या किया, आगे की हायरिंग रोक दी, बोले आगे वाले नहीं चाहिए। इवन जिनको ज्वाइनिंग लेटर दे रखे थे उन तक को कह दिया भाई तुम घर बैठे रहो, अभी ज्वाइन मत करना, बाद में ज्वाइन करना। टेक सेक्टर की हालत सबसे ज्यादा क्यों खराब हो रही है? क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो होता है जोड़े में होता है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा कमाए भी तो वही थे। उस दौरान तो भाई साहब सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा था। जूम में भी भर्तियां दनादन हो रही है, अमेजन भी भर्ती कर रहा है, नेटफ्लिक्स भी भर्ती कर रहा है। उन्होंने उस समय धमाधम भर्ती की।
अब जब जितनी ज्यादा भर्ती की, अब जरूरत से ज्यादा भर्ती हो गई, अब माल डाउन हो गया, तो उनको फायरिंग करनी ही थी। तो जब हायरिंग मास होगी, कुछ समय बाद फायरिंग भी मास होगी। तो सर जी मतलब भारत में मंदी आएगी, ये कंफर्म है? कंफर्म तो है, क्योंकि 4 से 6.5 हुआ है, इसलिए मंदी आनी कंफर्म है। हाँ, आप एक तरीके से जरूर बच सकते हो। बोले क्या तरीका? ये है कि भाई साहब देखो, 2023 है, ये लास्ट ईयर है, 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। जब भी इलेक्शन होता है, कोई भी सिटिंग सरकार होती है, वो उसको पता है कि अर्थव्यवस्था अगर मंदी रहेगी तो लोग उदासीन हो जाते हैं, लोगों का टेंशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन में वो नेगेटिव वोट न डाल दे। तो इलेक्शन ईयर में हमेशा सरकार प्रयास करती है कि बाजार में पैसे का इनफ फ्लो रहे, और इलेक्शन के टाइम पे बाजार में पैसे का फ्लो अपने आप आ भी जाता है। तो हो सकता है आपकी मंदी जो मार्च अप्रैल मई में आनी थी, ये इलेक्शन ईयर के चक्कर में 3 महीना 6 महीना थोड़ी आगे चली जाए, लेकिन आएगी, ये बात कंफर्म है। तो अब हमें करना क्या है? अगर आप व्यापारी हैं तो सबसे पहले बात सुनिए, एक्सपेंशन कर रहे हैं, करने से पहले 2 बार सोच लेना। आपको लग रहा है कि देखो काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, सब आनंद है, मैं एक फैक्ट्री और डाल लेता हूं, एक दुकान और डाल लेता हूं, फ्रेंचाइजी बांट देता हूं और सेल आएगी। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। रिसेशन क्या होता है? ऐसा नहीं कि पूरी कंट्री पे एक साथ असर डालता है, कुछ सेक्टर पे जरूरत से ज्यादा डाल देगा, कुछ सेक्टर पे थोड़ा कम डालेगा, कुछ सेक्टर पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप अपने सेक्टर को एनालिसिस करो कि आपके सेक्टर पे मंदी का क्या फर्क पड़ता है, हिस्टोरिकली जब जब मंदी आई थी क्या आपके सेक्टर पे फर्क पड़ा था या किस तरह का इंपैक्ट है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लो। ऐसे अंधी में डिसीजन मत ले लेना कि भाई बढ़ना है, बहुत सोच समझ के बढ़ना। दूसरा, आम आदमी बोले सर हम क्या करें? सर जी सबसे पहले आप थोड़ा सेविंग्स पे देना करो ध्यान चालू। आजकल क्या है, हमारी जो योलो जनरेशन है ना, जेन जी जेन वाई, वो भाई साहब आईफोन ईएमआई पे ले आती है, वो कैपेसिटी होंडा सिटी की है, लेकिन भाई साहब हमको तो उससे भी महंगी गाड़ी लेनी है, वैगनार की कैपेसिटी है तो वैगनार लेके आओ, होंडा सिटी के पीछे मत जाओ। तो ये जो लोन ले रहे हो ना, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, बिना लोन के पार ही ना पड़ रही हो, तब तक लेना तो अलग बात है, तो मजबूरी लेना ही पड़ेगा। पर जब तक अवॉइड कर सकते हो, लोन लेना अवॉइड करो, फालतू के खर्चे अवॉइड करो, फालतू का एक्सपेंशन की हाँ एक घर बड़ा बना लेते हैं, ओ भाई गाड़ी बड़ी ले आओ, ये वाली चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करके चलो। तीसरा, सेविंग अगर आप कर रहे हो और उसको इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट तो आपका जारी रखो। आप सोचो मार्केट मंदा है, मैं पैसे बचा लो, नहीं सर, मार्केट मंदा है, अगर शेयर मार्केट टूटेगा तो आपको जो चीजें महंगी मिलती थी वैसे सस्ती मिलेगी, और इस मंदी के बाद से जब वापस तेजी आएगी तब आपको शेयर मार्केट में अच्छा फायदा हो सकता है। तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है ना, उस इन्वेस्टमेंट को रोकना मत। तो ये तो मेरे कुछ थे सजेशन। आपके और भी कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, जितने पढ़ सकता हूँ, जितने का जवाब दे सकता हूँ जरूर दूंगा। कोई सवाल ऐसा होगा जिस पे लंबा वीडियो बनाना है तो जरूर बनाऊंगा। ठीक, तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, इसके अलावा जाके 10 वीडियो और देखना। आपको लगे हाँ यार पूरे चैनल मेरे मतलब का है तो सब्सक्राइब करना, एक वीडियो के बेसिस पे मत करना। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे और इस वीडियो में करेंगे टाटा ग्रुप का बिजनेस एम्पायर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।